एग्जैक्टली कि भारत में जब मुगल साम्राज्य भरभराकर गिर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि मुगल साम्राज्य की जगह लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। इन्हीं दिनों भारत के अंदर एक शक्ति नवोदित रूप से उभर रही थी, जिसने औरंगजेब के शासनकाल के अंदर ही अपने पंख पसारने शुरू कर दिए थे। यह अलग बात है कि पहले जहां शक्ति का केंद्र गंगा यमुना का दोआब था, पहले जहां शक्ति का केंद्र दिल्ली थी, अब वही शक्ति का केंद्र नर्मदा के पार महाराष्ट्र के अंदर सतारा नाम की एक जगह से एक नया सूर्योदय हो रहा था। महाराज छत्रपति शिवाजी हिंदू पद पादशाही की अवधारणा को लेकर अपने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य की नींव डाल रहे थे। जब आप मिडिवल पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि 1680 में महाराज छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे और उनसे भी अधिक दुर्दांत योद्धा महाराज छत्रपति संभाजी एक बार फिर औरंगजेब को टक्कर दे रहे थे। और इस बार केवल महाराज छत्रपति संभाजी अकेले नहीं लड़ रहे थे। हम जब राजस्थान जी के पढ़ते थे, हम पढ़ते हैं कि 1681 में उसी समय उनके पास मारवाड़ का एक योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के एक लाडले पुत्र अकबर से विद्रोह करवा के उनके पास पहुंच जाता है। अगले 9 साल का संघर्ष, मराठों का जो संघर्ष है मुगलों के खिलाफ, वाकई इतिहास की किताबों में पढ़ा जाना चाहिए। इतिहास की बड़ी विडंबना है कि हम संभाजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो महाराज छत्रपति संभाजी राजे यदि कुछ साल तक और जीवित रहे होते तो संभवतः भारत के अंदर विदेशी शक्तियां भी नहीं पनप पाती। जिस व्यक्ति ने मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी, जिस व्यक्ति को जब 1689 में औरंगजेब द्वारा पकड़ा गया तो इतनी भयंकर मौत दी गई थी कि मौत खुद उसे देखकर शर्मा जाए। कि औरंगजेब को कितना गुस्सा आता होगा कि यार इन पहाड़ियों ने, इन दक्कनियों ने मेरी क्या हालत करके रख दी है। वो मराठे जो कालांतर में जब छत्रपतियों की नींव कमजोर पड़ने लगती है तो अपने प्रधानमंत्री, जिन्हें वो पेशवा कहा करते थे, उनके निर्देशन में किस प्रकार आगे बढ़े। आज हम उन पेशवाओं की कहानियां पढ़ें कि मराठों का साम्राज्य महाराज शिवाजी द्वारा स्थापित किया गया, जिनकी 1680 में मृत्यु हो जाती है। भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि 1680 में भारत के 2 महान सम्राट मृत्यु के गाल में समा गए थे। एक मेवाड़ महाराणा राज सिंह और दूसरे मराठा छत्रपति शिवाजी। उनसे ठीक 1 साल पहले लगभग 1678 में जमरूद का थाना में एक और बड़े राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। 3 बड़े राजाओं की मृत्यु ने भारत भूमि को औरंगजेब के उन कुटिल नीतियों के भरोसे छोड़ दिया था। इन नीतियों का कोई विरोध करने के लिए आगे आए थे तो महाराज संभाजी थे। तो इनके छोटे भाई यहां पे शासन संभालते हैं, राजा राम। अब सुनो, देखो, शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना करके गए थे। पेशवाओं के राज्य में मराठा साम्राज्य वापस शक्तिशाली होने लगता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बेलखने मुगल बादशाह आ गए थे, बाजीराव जब पेशवा बनता है तो बाजीराव शाहू को कहता है, शाहू छत्रपति है, बाजीराव पेशवा। बाजीराव शाहू को कहता है कि अब समय आ गया है जब इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें। एग्जैक्टली टर्म सुनना आप, इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दे। मतलब तब तक भी भारत की जनता मुगलों को विदेशी समझती थी। बाजीराव का स्टेटमेंट है कि अब समय आ गया है जब इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाला जाए। अब यह एक खोखला पेड़ है कि मुगल साम्राज्य क्या हो गया है? खोखला। अब यह एक खोखला पेड़ है जिसकी जड़ें गल चुकी है। क्यों ना हम इसके तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो खुद ब खुद गिर जाएगी तथा हम मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। सुनना मेरा डायलॉग कि अब समय आ गया है कि इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें। अब यह एक खोखला पेड़ है जिसकी जड़ें गल चुकी है
क्यों ना हम इसके तने पर प्रहार करें, बीचों बीच मारते हैं, शाखाएं खुद ब खुद गिर जाएगी तथा हम मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। वी विल होस्ट मराठा फ्लैग फ्रॉम अटक टू कटक। उड़ीसा में ठेठ कटक, पाकिस्तान में ठेठ अटक, अटक से कटक तक मराठों का झंडा फहराएंगे। तो कोई पूछेगी अटक से कटक तक की नीति किसने दी थी, तो बाजीराव प्रथम यह नीति देता है। साहू मुस्कुराकर वापस कहते हैं, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। अनडाउटली यू आर ए नोबल सन ऑफ ए वर्दी फादर। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मराठों का झंडा हिमालय के पार गाड़ दोगे। अटक तो यह पड़ा साहब पाकिस्तान में। सिंधु नदी सबसे पहले जहां मैदानों में प्रवेश करती है उस जगह का नाम अटक है। सिंधु नदी सबसे पहले अटक के अंदर ही प्रवेश करती है। अटक वहां पर एक नदी और है जो सिंधु में आके मिलती है। जगह का नाम है, एक नदी का नाम है अटक। तो वहां तक हम मराठों का झंडा ले जाएंगे। उधर कृष्णा नदी, अटक ठीक है, वो बाउंड्री वही लगती थी। अटक से कटक भी कहते हैं इस डायलॉग को, और इस रूप में पूछा जाता है, पर एग्जैक्टली लाइन है कि हम कृष्णा नदी से अटक के बीच मराठों का झंडा काट दें। पर उधर वाली जगह का नाम ये अटक लेता है। मैंने कई बैचेज के अंदर ये कभी बात बताई भी होगी, जिनमें नहीं बताई, मैं फिर बताना चाहूंगा आपको कि पाकिस्तान में एक जगह का नाम है अटक। संभवतः भारतीय ये मानते थे कि भारत की सीमा अटक तक है। अटक के बाद मल्लेच्छों का राज शुरू हो जाता है। अटक के बाद भारत की बाउंड्री नहीं है, इसलिए हम भारत की सीमा को अटक तक ही समझते थे। अटक के आगे हम भारत की सीमा नहीं समझते थे। मैं दो चार और एग्जांपल देता हूं, देखो आपको। पार भगा दिया है। विग्रह चतुर्थ चौहानों का राजा है, पृथ्वीराज चौहान का ताऊ है, 1153 के आसपास बोलता है, मैंने तुर्कों को अटक नदी के पार भगा दिया है तथा मैं मेरे उत्तराधिकारियों को कहना चाहूंगा कि वो तुर्कों को अटक नदी के पार ही रखे। वो तुर्कों को अटक नदी क्रॉस नहीं करने दे। मैंने तुर्कों को अटक के पार भगाया है तथा मेरे उत्तराधिकारी भी तुर्कों को अटक नदी क्रॉस ना करने दे। इसका मतलब वो मानता है कि भारत की बाउंड्री अटक तक है, अटक के इधर नहीं आने चाहिए, तुर्क उधर उधर रहे, कोई बात नहीं। मैं फिर एक एग्जांपल देता हूं आपको। अकबर से बूंदी का एक राजा संधि करता है। उस बूंदी के राजा का नाम था सुरजन। (1569) के आसपास में, और सुरजन अकबर के साथ संधि करता है। जब संधि की गई तो संधि में होता था भाई, अकबर जहां, हम आपस में दोस्त हैं, अकबर जहां लड़ने के लिए कहेगा आपको जाना पड़ेगा, मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। सुरजन संधि में एक लाइन लिखवाता है कि मैं लड़ने के लिए तुम जहां कहोगे वहां चला जाऊंगा, पर अटक क्रॉस नहीं करूंगा, मैं अटक नदी के आगे नहीं जाऊंगा। इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं अटक में अटक रहा है वो आदमी। उसके दिमाग में कि नहीं यार, भारत भूमि यहां तक है, आगे वाला नहीं है अपना, इसलिए यहां लड़ लूंगा, बाकी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे विदेशों में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? तो आगे मल्लेच्छ रहते हैं, गाय का मांस खाने वाले लोग रहते हैं, ऐसा देश आ जाता है, और ऐसे देश में नहीं जाना, धर्म भ्रष्ट होता है हमारा। अब और बताता हूं। बीकानेर में एक राजा हुआ कर्ण सिंह। बीकानेर में कर्ण सिंह नाम का राजा होता है, और कर्ण सिंह तथा उस समय जयपुर का राजा हुआ करता था मिर्जा राजा जयसिंह। इन सब लोगों को, बीकानेर के राजा को, जयपुर के राजा को, राजस्थान के लगभग सारे राजाओं को औरंगजेब एक बार अटक नदी तक ले जाता है। कर लड़ाई करने के लिए चलेंगे, अटक नदी तक ले जाता है। औरंगजेब के भी दिमाग में कहीं ना कहीं बात थी कि हिंदू ऐसा मानते हैं कि यदि हमने अटक नदी क्रॉस कर ली तो उसके बाद हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और उसको लगा कि, और अपने एक लफड़ा और था, यदि किसी का धर्म भ्रष्ट हो गया तो वापस हिंदू नहीं बनाएंगे, फिर उसको दूसरे धर्म में जाना ही पड़ेगा, दूसरा फिर इस्लाम ही बचता था। उसे लगा कि यार क्यों ना इन राजाओं को मैं अटक क्रॉस करवा के इनका धर्म भ्रष्ट करा दूं, ब्राह्मण इनको वापस हिंदू धर्म में लेंगे नहीं, सारे के सारे इस्लाम के अंदर आएंगे, भारत में पूरे में वैसे इस्लामीकरण हो जाएगा। औरंगजेब चाहता था कि यार इस्लाम का झंडा फहरे, ये सिंपल सा तरीका बचता है इसके माध्यम से। कहते हैं औरंगजेब सारे राजाओं को, और राजस्थान वाले राजा पावरफुल थे उन दिनों के अंदर, राजस्थान के राजाओं को वो अटक नदी के पास ले जाता है, और उसने ले जाके कहा कि कल अपने अटक क्रॉस करेंगे। राजा फंस गए। राजाओं को लगा यार अटक क्रॉस करते धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अटक क्रॉस तो नहीं करेंगे अपने। पर अब बादशाह को मना कौन करे, कैसे करें? तो पहले दिन तो एक प्लान किया, और मिर्जा राजा जयसिंह ने बादशाह को जाके कहा
कि बादशाह आप कल अटक क्रॉस कर लेना, हम परसों करेंगे। क्यों भाई, तुम पीछे क्यों आओगे? कहा वो मेरे पोता हुआ है इसलिए कल हम पार्टी करेंगे। औरंगजेब ने कहा ठीक है, कल तुम पार्टी कर लेना, कल हम अटक क्रॉस करके ईरान की तरफ आगे चले जाएंगे और परसों तुम आ जाना। कहा ठीक। अगले दिन उन्होंने अटक क्रॉस कर ली और नावें वापस भेजी कि साहब अब नावें वापस जाओ, अटक नदी पड़ती है, अटक नदी में नावें वापस आई और अब जो हिंदू राजा बैठे हैं उनको उधर से लेके आओ। कहा अब क्या किया जाए? तो कहते कर्ण सिंह बीकानेर वाला आगे बढ़ता है और कर्ण सिंह आगे बढ़ के वो जितनी भी नावें आई थी इनको वापस लेने के लिए राजाओं को, नावों को तोड़ देता है। और उसने कहा मैं बादशाह का कोई हुक्म नहीं मानता, हम अटक क्रॉस नहीं करेंगे, नावें तोड़ दी जाए। और कर्ण सिंह का जब जोश आया, कर्ण सिंह ने जब नावें तोड़ी तो बाकी राजा भी पड़े राजस्थान वाले, उन्होंने सबने नावें तोड़ के बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर देते हैं अटक नदी के किनारे। और उन सब राजाओं ने उस दिन वहां पर कहा कि हम औरंगजेब को नहीं बादशाह मानते, हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं है, हमारा बादशाह कर्ण सिंह है। और आसमान लगातार गुंजायमान हो रहा था, जय जंगलधर बादशाह, जय जंगलधर बादशाह। उस अटक नदी के किनारे बीकानेर के राजा को वो जय जंगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी। बीकानेर वाले इलाके को जंगल बोला करते थे, तो हमारा राजा जंगल का बादशाह है, हम औरंगजेब को बादशाह नहीं मानते, जंगल वाला हमारा बादशाह है। और कर्ण सिंह के सम्मान में नारे लगा जा रहे थे जय जंगलधर बादशाह। उसके बाद में बीकानेर के तमाम राजा इस टाइटल को अडॉप्ट किया करते थे और अपने बीकानेर के राज चिन्ह में उन्होंने नीचे लिखवाया था जय जंगलधर बादशाह। मतलब कर्ण सिंह के टाइम में भी ये घटना लगभग 1667 के आसपास की आपकी, उस टाइम में भी ये राजा अटक के पास में तो जाके अटक रहे हैं कहीं ना कहीं। अब आपका बाजीराव कह रहा है कि मराठों का झंडा अटक से कृष्णा तक फहरा देंगे, अटक से कटक तक फहरा देंगे, कुछ भी कहिए, पर वहां तक की बाउंड्री तो अटक बना रहा है ना। तो भारत की वैज्ञानिक सीमा यदि कहीं तक लगती थी उधर, तो अटक, अटक के बाद वाले को आगे हम कहते थे ये हमारा नहीं है, ये दूसरे देश शुरू हो जाते हैं, पर अटक तक तो हमारा है। अब देखिए किसी कालखंड में चार अलग अलग बात। 1153 के आसपास विग्रह चतुर्थ अपने दिल्ली शिवालिक स्तंभ में कहते हैं मैंने तुर्कों को हराकर अटक पार भगा दिया है, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी उनको अटक से इधर नहीं आने दे। सुरजन 1569 में अकबर के साथ संधि करते हुए कहता है कि मैं अटक क्रॉस नहीं करूंगा और कुछ भी करवा लेना। बीकानेर महाराजा कर्ण सिंह के नेतृत्व में राजस्थान के तमाम राजा औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर अटक नदी क्रॉस करने से मना कर देते हैं। उस दिन कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि मिली थी। अब मराठों का लड़ाकू पेशवा बाजीराव बल्लाल कहता है कि मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा दिया जाएगा। अब ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट बताए, एक गजब की बात बताऊं। पिछले लॉकडाउन के अंदर मैं जब थोड़ा फ्री बैठा था, क्लासें इतनी नहीं हुआ करती थी, वीडियो देख रहा था, एक दिन एक शोएब अख्तर का वीडियो मेरे सामने आया। शोएब अख्तर संन्यास लेने के बाद में एक पत्रकार से बात कर रहा है, एक महिला पत्रकार है, और वो शोएब अख्तर से पूछती है कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। शोएब अख्तर कहता है इन दिनों मैं एक बुक पढ़ रहा हूं। किसी राइटर का नाम लेते हैं, किसी फारसी राइटर का नाम लेता है कि वो मैं बुक पढ़ रहा हूं। वो पत्रकार वापस पूछती है कि इस बुक में क्या? उसने कहा क्या बात करते हो, उस बुक के बारे में नहीं पता? उस बुक में भविष्यवाणियां है, आगे की बातें बताई हुई है और खूब पुरानी बुक है। वो पत्रकार वापस पूछते कि है क्या भविष्यवाणियां उसमें? और अकबर कहता उसमें, शोएब अख्तर कहता उसमें सब है। तो उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि बाबर किस प्रकार हिंदुस्तान को जीत लेगा। उसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी हुमायूं को किस प्रकार भारत से बाहर निकाल देगा। उसने कहा ये पहले उस टाइम लिख दिया था कि हाँ, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार पाकिस्तान बनेगा। उसमें तो यह भी लिखा हुआ है कि 65 के युद्ध में हम कैसे जीतेंगे। और पाकिस्तान आज भी मानता है कि 1965 में पाकिस्तान जीता था, भारत नहीं जीता था। तो 65 की जंग का भी पूरा वर्णन है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि एक दिन हम कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे और कश्मीर पे कब्जा करने के बाद पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। आमीन। पत्रकार कहती बड़ी रोचक जानकारी है, गजवा हिंद का पूरा जिक्र है इसमें। शोएब अख्तर कहता हाँ। और उसने कहा एक बड़ी और रोचक बात है, लिखा है कि जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया जाएगा तो अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होंगे। आप फिर बात पे ध्यान दीजिए, अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होंगे। मतलब उनका भी कोई राइटर यही मान रहा था कि अटक के आगे हिंदुस्तान शुरू होता है, अटक के इधर हिंदुस्तान नहीं है। इसलिए मित्रों, जब तक अटक हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है। जिस दिन अटक हमारा हिस्सा बन जाएगा, उस दिन वास्तव में भारत का सपना साकार होगा। तब हम विग्रह चतुर्थ
जांगलधर बादशाह कर्ण सिंह और मराठा पेशवा बाजीराव बल्लाल को श्रद्धांजलि दे पाएंगे कि केवल उनके सपने नहीं थे कि अटक से कटक तक भारत होना चाहिए, बिना सिंध के हिंद नहीं है। जब तक सिंध ना मिले तब तक हिंद की परिकल्पना पूरी हो ही नहीं पाती अपने आप के अंदर। तो याद रखना भाई, अटक से कटक तक का डायलॉग कौन दे के गया था मराठा पेशवाओं में से? तो उस मराठा पेशवा का नाम था बाजीराव। बाजीराव बल्लाल ये सब बातें कर रहा था। अब सुनिए बाजीराव के बारे में और थोड़ी बातें सुनते हैं। इधर सतारा के अंदर बैठे हुए आपके साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, बाजीराव प्रथम उनके पेशवा के रूप में काम कर रहा है। उधर कोल्हापुर के अंदर बैठा संभाजी सेकंड। महाराष्ट्र में एक और शक्ति उभर रही है, हैदराबाद। 1724 में निजामुल मुल्क अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। मैंने बताया था आपको, चिंगलीज खान का दो या निजामुल मुल्क का दो। और इसको लगा कि यार मराठे दो भागों में विभाजित है, मजा आ गया। शक्तिशाली कौन है इनमें से? शक्तिशाली तो इनके अंदर ये है, बाजीराव वाले, ये जो साहू वाले हैं। और ये दिल्ली हैदराबाद पे जाके अटैक करते, हैदराबाद वालों को कहते पैसे लाओ। इसको लगा अपने दूसरे वाली पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मराठों में फूट डलवाते हैं, दोनों को कमजोर कर देते हैं, फिर किसी को चोट नहीं देंगे। इसलिए निजाम ने संभाजी सेकंड को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। संभाजी सेकंड तो खुद ही चाहता था मैं सतारा पे कब्जा कर लूं। बाजीराव को जब इस बात का पता चलता है, बाजीराव हैदराबाद पे अटैक करता है। पालखेड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ पालखेड़ा, हेडिंग डालो अपने। बाजीराव जीत जाता है। चिंगलीज खान को संधि करनी पड़ती है। उस संधि का नाम था मूंगी सिव गांव की संधि। यदि बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी है तो इस संधि को आपने देखा होगा। एक राजा है जो एक ऊंचे से सिंहासन पर बैठा है, अपने दोनों साइड में शेर बांध रखे हैं उसने, और उसके सामने गिरफ्तार करके बाजीराव को सामने लाके बिठाते हैं। और राजा कहता है कि पेशवा बाजीराव, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशवा एकदम आराम से कूल चिल होके बोलता है कि निजाम, गिरफ्तार मैं नहीं हूं, गिरफ्तार तुम हो। ये जो चारों तरफ आदमी दिखाई दे रहे हैं ये तुम्हारे नहीं मेरे हैं। और निजाम को लगता है कि यार मराठे बंदूक ले लेके तैयार खड़े थे कि घेर लिया इन्होंने तो। और उसके बाद निजाम जब फंस गया तो निजाम को बाकायदा संधि करनी पड़ी। वहां पर जो वो संधि हो रही है वो मूंगी सिव गांव की संधि है। हालांकि इस मूवी में तो बाजीराव को बेचारे को बहुत ही घटिया सा दिखाया हुआ है। और बाजीराव जो है वो संधि करते टाइम वहां पे डायलॉग और फर्जी से डायलॉग दिए हुए। बाजीराव वहां बोल रहे, हैदराबाद के राजा को बोलते थे निजाम, तो बाजीराव के मुंह से वहां डायलॉग बुलवाया कि फलों के राजा को कहते हैं आम, दक्षिण भारत के राजा को कहते हैं निजाम। मुझे लगा यार संजय लीला बंसाली ऐसे कैसे कर सकता है यार तू? मराठों के पेशवा के सबसे बड़े सरदार से इतने चालू बाजारू टाइप के डायलॉग कैसे बुलवा सकता है? आम आम, निजाम निजाम, ये कोई डायलॉग है संधि में बोले जाने वाले? थोड़े ढंग की बातें करते हुए दिखाते यार, सेंसिबल दिखाते बाजीराव को, दिखाते कि विजेता किस प्रकार का बिहेव करता है। मजाक या जोकर बना के रख दिया। और यदि राजा अपनी संधियों में इस प्रकार की बातचीत करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड, फिर तो यार एक राजा दूसरे राजा को लेटर लिखता है तो वैसे भी लिखता होगा, शीशी भरी गुलाब की इन पत्थर से फोड़ दूं, तुम्हारे खत का जवाब नहीं आया तो खाना पीना छोड़ दूं। ये भी कहलवाई देते यार थोड़ा बहुत, फर्जीवाड़ा दिखाते हैं बॉलीवुड वाले। अब बाजीराव क्रूर टाइप का आदमी था। कहते बाजीराव से या तो लोग डरते थे या बाजीराव से नफरत करते थे। कोई प्यार करने वाली वैसी बाजीराव में फीलिंग ही नहीं थी। उसके बच्चे तक नहीं बोलते थे यार बाजीराव से, हंसता ही नहीं था। कभी किसी ने बाजीराव को हंसते भी नहीं देखा था। उस मूवी में बाप रे बाजीराव से ढोल पिटवाए हैं, ढोल, बेइज्जती करके रख दी बाजीराव की। बाजीराव यदि ऊपर से आ सकता ना तो आगे संजय लीला बंसाली को उल्टा लटका के बास्ते बालता नीचे। और सुनो, उस मूवी में एक और सीन है बहुत अच्छा सा, जब आप देखते हैं कि बाजीराव अपने कैंप के अंदर बैठा हुआ है, एक मंत्री को बुलाता है, सेनापति को बुलाता है, और सेनापति को बुलाकर कहता है कि सेना को कहो कि सतारा की तरफ कूच करेंगे और छत्रपति से मिलेंगे। छत्रपति कहां रहते थे? सतारा। तो सतारा की तरफ कूच करेंगे। सेनापति वापस जाता है कि जो आज्ञा पेशवा श्रीमंत बाजीराव। इतने में जिस कैंप में बाजीराव बैठा हुआ है, कैंप के पर्दे फाड़ती हुई सुंदर युवती वहां पर उपस्थित होती है, मस्तानी, और वो कहती है कि बाजीराव, पेशवा बाजीराव, मैं ओरछा के राजा छत्रसाल बुंदेला की पुत्री हूं।
ओरछा के राजा छत्रसाल बुंदेला, बुंदेलखंड का एक राज्य ओरछा, जहां पर छत्रसाल बुंदेला उन दिनों में राज कर रहे थे। और मेरे पिता पर मुहम्मद खान बंगस ने आक्रमण कर दिया। फर्रुखाबाद का राजा मुहम्मद खान बंगस ओरछा को घेर के बैठा हुआ था। महाराज छत्रसाल बुंदेला अपने किले के अंदर से राज्य की रक्षा कर रहे थे, पर अब रक्षा करनी संभव नहीं थी। अफगानों की सेना बहुत ज्यादा थी, बंगस चारों तरफ फैले हुए थे और मस्तानी पेशवा बाजीराव से सहायता मांगती है। पेशवा बाजीराव पुनः अपने सेनापति को बुलाकर कहते हैं कि सेनापति, इस सेना को कहिए कि सतारा की तरफ कूच नहीं किया जाए, हम ओरछा चलेंगे। सेनापति ने कहा कि जब महाराज छत्रपति साहू को पता चलेगा कि हम उनसे मिलने सतारा नहीं जाकर ओरछा की तरफ जा रहे हैं तो छत्रपति दंड देंगे। पेशवा हंसकर कहता है कि नहीं सेनापति, जब महाराज छत्रपति साहू ये सुनेंगे कि एक हिंदू दूसरे हिंदू की रक्षा करने के लिए गया है तो बेहद खुश होंगे। हमें हिंदू पद पादशाही स्थापित करनी है। बाजीराव अपने तेज गति से ओरछा की तरफ जाता है। फिर एक सीन, एक रथ के ऊपर बैठा हुआ मुहम्मद खान बंगस कहता है कि किले से आक्रमण बंद हो गया है, मुझे लगता है किले में सब कुछ समाप्त हो गया होगा, क्यों ना आप किले पर आक्रमण कर ले। कैमरा घूमता है और घोड़े की टापों से पूरा मैदान गुंजायमान रहता है। बाजीराव अपने सैनिकों के साथ आ जाता है, मुहम्मद खान बंगस को भगा देता है वहां से, छत्रसाल को जीत दिलवाता है। छत्रसाल इस जीत के सम्मान में, इस जीत की याद में, बाजीराव के सम्मान में एक दरबार का आयोजन करते हैं तथा बाजीराव को अपनी तरफ से 4 जागीरें गिफ्ट करते हैं कि जाओ बाजीराव, मैं तुम्हें 4 जागीरें गिफ्ट करता हूं, तुमने मेरी सहायता की। उन जागीरों के नाम थे कालपी, सागर, झांसी और हरिदेनगर। आप में से ज्यादातर लोग सही सोच रहे हैं, ये कालपी वही जगह है जहां पर सांगा की डेथ हुई थी। ये झांसी वही है जहां की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम 57 के संग्राम में पढ़ते हैं। 2 नाम याद करने, एक सागर याद करना, एक हरदेनगर याद करना है। लिखो, लिखना शुरू करो।